बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। इंसान का सांस लेने वाला सिस्टम जो बेसिकली उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो इंसान के नोज़ से होती है। कहाँ से होती है? उसके नोज़ से होती है। फिर नोज़ से होते हुए आगे कहाँ तक पहुँचती है? आपके लंग्स तक पहुँचती है। कहाँ तक पहुँचती है? लंग्स तक पहुँचती है, आपके फेफड़े तक जाती है। ये पूरा निज़ाम जो रास्ते में जितने भी उसके वे में जो पैसेज वे जितने भी पार्ट्स आते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारे पास, ये कौन से अमल तनफ़ुस का जो सिस्टम का मतलब क्या होता है? निज़ाम, सांस लेने वाला निज़ाम इंसान का जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड द फंडामेंटल एबिलिटी टू ब्रीथ। ये जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाला निज़ाम है, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? द फंडामेंटल एबिलिटी, आप में ये काबिलियत लेके आता है कि आप क्या ले सकते हो? सांस ले सकते हो। मतलब क्या है दूसरे लफ्ज़ों में कि इसी निज़ाम की वजह से, रिस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, इसी निज़ाम की वजह से आप सांस ले सकते हो। अगर ये निज़ाम नहीं होता, ये आपका नोज़ नहीं होता, या आपके लेरिंग्स नहीं होते, आपका ट्रिकिया नहीं होता, आपके लंग्स फेफड़े नहीं होते, तो आप इस काबिल नहीं होते कि आप सांस ले सकते थे। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज़, और ये जो पूरा निज़ाम है ये किस पे मुश्तमिल है? नोज़ पे मुश्तमिल है। नाक हो गया, नेज़ल कैविटी, नथने जो होते हैं, जो नोज़ होता है आपके पास, वो नोज़ के क्या होते हैं? जो यहाँ पे नथने होते हैं, जो सुराख होते हैं, स्टार्ट पे जो सुराख होते हैं नोज़ के, आपके नाक के, उसको हम क्या कहते हैं? नेज़ल कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं। जबकि नेज़ल कैविटी जो है, जब इन सुराख पोर में से आप इंटर चले जाते हो, जो नोज़ का खुला हुआ एरिया है, कौन सा एरिया? ओपन एरिया, ये इसको हम क्या कहते हैं? नेज़ल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल से आप इंटर हो गए, और ये खुला ओपन एरिया जो है, इसको हम क्या कहते हैं? नेज़ल कैविटीज कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? कौन सा पार्ट आता है? फेरिंग्स आता है, लेरिंग्स आता है, फिर उसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रांकियोल एंड एल्वेलाई इन द लंग्स। हर एक पार्ट को इंशाल्लाह अभी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट क्या करता है, उसकी फंक्शन क्या है, किस तरह उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? नोज़, जिसको सादा अल्फाज में हम क्या कहते हैं? नाक कहते हैं। वो कह रहे द नोज इज ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। विजिबल पार्ट, देखा जाने वाला, जो आपको नजर आ रहा हो। वो कह रहे कि इस रिस्पिरेटरी सिस्टम में वाहिद नोज ही है, आपका नाक ही है। एक तो क्या होता है? एक्सटर्नली होता है, बाहर होता है, आपके फेस के ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है, एक्सटर्नल होता है। दूसरी बात कौन सी हो गई कि विजिबल पार्ट भी है, ये बाहर लोगों को आने वाला भी है, आप भी उसको देख सकते हो। ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम का द स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन नोज इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स। जो आपके नोज का स्ट्रक्चर है, क्या आपके नोज का जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है? वो बोन्स पे मुश्तमिल है। किस चीज़ पे? बोन्स पे मुश्तमिल है, हड्डियों का बना होता है, और उसके अलावा किस चीज़ का बना होता है? कार्टिलेज का भी बना होता है। ये कार्टिलेज और बोन, ये कार्टिलेज भी क्या है? बोन है, लेकिन ये कौन से बोन है? ये फ्लेक्सिबल बोन है, लचकदार बोन है। जिस तरह कहाँ पे? आपके कान में होते। कहाँ पे? आपके कान में क्या होते हैं? ये फ्लेक्सिबल बोन होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। तो आपका नोज़ जो है सख्त बोन का भी बना होता है, और लचकदार बोन्स का भी, हड्डियों का भी बना होता है, एंड फाइब्रो फैटी एसिड का भी बना होता है।
फैटी टिश्यू का भी क्या होता है, वो बना होता है। जो फाइबर होता है फाइबर की फॉर्म में होते हैं। द एक्सटर्नल फीचर ऑफ ए नोज डिपेंड अपॉन द एथमाइड बोन्स एंड कार्टिलेज। जो एक्सटर्नल फीचर है आपके नोज का, जो बाहर वाला फीचर है, प्रॉपर्टी है, खसूसियात है, देखने वाला प्रॉपर्टी ऑफ ए नोज, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द एथमाइड बोन। कौन सा बोन उसमें होता है? एथमाइड बोन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द कार्टिलेज, और साथ साथ कार्टिलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या है सादा अल्फाज में? सादा अल्फाज में मतलब ये है कि जो नोज़ है टोटल तो बाहर होता है, ये नोज़ आपको देख रहा होता है, लेकिन इस नोज़ में जो इसका बाहर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बिल्कुल बाहर, आउटसाइड वाला हिस्सा, नोज़ पूरा बाहर होता है, लेकिन उस नोज़ के में जो एक्सटर्नल बाहर वाला हिस्सा होता है, वो कह रहे हैं कि वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वो एथमाइड के ऊपर और कार्टिलेज के ऊपर, क्योंकि वो इस चीज़ का बना होता है। तो उसका जो भी स्ट्रक्चर बाहर बनता है, एक्सटर्नल फीचर जो भी बनता है, इन दोनों की वजह से बनता है कि ये किस तरह इसका स्ट्रक्चर बनाते। समझ आई होगी आई थिंक सो, कि एक्सटर्नल फीचर नोज किसके ऊपर? एथमाइड और कार्टिलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वो कह रहे कि हेयर आर प्रेजेंट इनसाइड द नॉस्ट्रिल। जो नथने होते हैं उसके अंदर क्या मौजूद होता है? जब नॉस्ट्रिल मौजूद होते हैं, वहाँ पे नॉस्ट्रिल के अंदर हेयर मौजूद होते हैं। नॉस्ट्रिल जो होता है, जिस तरह नोज़ आपके पास होता है, उस नोज़ में क्या होता है, यहाँ पे जो सुराख होते हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। हवा इन इंटर टाइम कहाँ से उसने गुजरना होगा? वो इन बालों में से गुजरना होगा। और इस हेयर का काम क्या होता है? हेल्प इन फिल्ट्रेशन, छानना ऑफ एयर। ये हवा को क्या करते? छानते हैं। वो जो एक चाय के लिए इस्तेमाल होता है, नॉर्मली हम उससे चाय छानते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है, और जो बिल्कुल प्योर चाय होती है वो कहाँ पे चली जाती है? वो नीचे कप में चली जाती है। तो यहाँ पे हेयर का एग्जैक्टली वही काम है कि वो क्या करते हैं, वो इसको छानते हैं। ठीक है, किसको छानते हैं? एयर को, हवा को। किससे छानते हैं आगे हम पढ़ेंगे। हैंस नोज हेयर सर्व एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में जो बाल है, इसका काम क्या होता है? डिफेंस करता है, हमारी हिफाजत करता है, दिफा करता है। सोर्स मदद करना, हेल्प करना, किसकी तरह? डिफेंस मैकेनिज्म का। किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म करता है? अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजन। किसके खिलाफ? हार्मफुल, जो नुकसानदेह है, जो खतरनाक है। पैथोजन क्या होती है? पैथोजन जो है, इसका मतलब क्या होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप से नज़र वाले ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारियां फैला सकते हैं। बीमारी फैलाने वाले जो जरासीम है, कौन से बीमारी फैलाने वाले जरासीम को हम क्या नाम देते हैं? पैथोजन कहते हैं। तो ये जो हेयर है, जो हवा के अंदर अगर ये पैथोजन मौजूद हो, हवा के अंदर, किसके अंदर? हवा के अंदर अगर पैथोजन मौजूद हो, जब ये हवा आके कहाँ से गुजरती है? इस एयर में से गुजरती है। तो एयर क्या करता है? उसको फिल्टर करता है। अगर इसमें जो पैथोजन हो, तो पैथोजन कहाँ पे उसकी पकड़ होती है? वो इस हेयर में क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। इन बालों में क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसके अलावा, पैथोजन के अलावा यहाँ पे कौन सी चीज़ ट्रैप हो जाती है? एंड सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एयर। अगर हवा के अंदर गर्द गुबार, डस्ट की फॉर्म में कोई पार्टिकुलेट मैटर भी मौजूद हो, तो वो भी क्या करेगा? वो भी यहाँ पे ट्रैप करेगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। बोथ द नॉस्ट्रिल एंड द नेजल कैविटी आर लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। जो नेक्स्ट स्टेप है, वो कह रहे हैं कि जो नॉस्ट्रिल है, नथने हैं, और जो नेजल कैविटी, ये देखो, ये आपके पास क्या है? ये नॉस्ट्रिल हो गया, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो कैविटी है, ओपन हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? नेजल कैविटी।
तो वो कह रहे हैं कि दोनों जो नॉस्ट्रल है और साथ साथ नेजल कैविटी है आर लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ये किस चीज़ से? इसके नीचे ये वाला हिस्सा जो है देखो, लाइन अंदर वाला हिस्सा, ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसमें क्या मौजूद होता है? इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ये रेड जो आपको नज़र आ रहा है ये समझ लो कि आपके पास क्या, ये म्यूकस है। क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। एलॉन्ग विथ सेलिया, किस चीज़ से लाइन होता है? किस कौन कौन सी चीज़ मौजूद होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है और साथ साथ क्या मौजूद होता है? सेलिया भी मौजूद होती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। द म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट अ स्टिकी सब्सटेंस। ये इस मेम्ब्रेन से क्या सिक्रीट होता है? जिस तरह शहद टाइप का होता है, सिक्रीशन इस टाइप की होती है, उससे क्या सिक्रीट होता है? एक सब्सटेंस लिक्विड टाइप का उस यहाँ से बनता है और उससे निकलता है, सिक्रीट निकलना बनता है और उससे निकलता है यहाँ पे आपके नोज़ के इंटरनल हिस्से में जो कैविटी है उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। वो जो सब्सटेंस सिक्रीट होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो खसूसियात है, वो कौन सी खसूसियात है? स्टिकी है। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ इसके साथ टच कर जाए तो वो क्या कर लेता है? इसके साथ इस तरह चिमट जाता है। पेस्टिंग होती है, चिमट जाना, जिस तरह ग्लू की तरह काम करता है। जो भी सब्सटेंस, ये जो लिक्विड इससे निकल रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन से, वो क्या होता है? वो स्टिकी होता है, ठीक है। और उस स्टिकी सब्सटेंस को जिस तरह हम ग्लू कहते थे, यहाँ पे हम क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। ये सब्सटेंस जो यहाँ पे आया अभी, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। द म्यूकस एंड सिलिया फिल्टर द एयर एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स सच एज माइक्रोऑर्गेनिज्म, डस्ट एंड पार्टिकुलेट मैटर इनसाइड द रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो नोजल कैविटी के अंदर जो म्यूकस है और सेलिया, सेलिया क्या होते हैं? सेलिया जो होते हैं इसके अंदर आपके नोज के अंदर अंदर की तरफ क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। एक तो ये छोटे छोटे अंदर बाल भी हो गए और साथ साथ क्या हो गया? म्यूकस भी इधर मौजूद हो गया। दो चीज़ें आ गई। तो इन दोनों की मौजूदगी की वजह से जो अंदर मौजूद नेजल कैविटी, ये क्या करते हैं? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल से मुराद क्या है? फॉरेन का मतलब क्या होता है? बाहर वाला जो होता है, जो आपके मुल्क का नहीं है। वो पार्टिकल जो आपके बॉडी में इंटर हो रहे, चाहे हवा के ज़रिए के चाहे दूसरे तरीक़ों से इंटर हो रहे आपके बॉडी के अंदर, जो बेसिकली आपके बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो हम उसको क्या कहते हैं? फॉरेन पार्टिकल। एग्जाम्पल आपके पास मैं एक दे देता हूँ कि जो खाना भी आप खा रहे हो, ये भी क्या है? ये फॉरेन पार्टिकल। आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा देखो, आपके बॉडी में क्या है? स्किन है, आपके बाल है, मुख्तलिफ पार्ट है आपके बॉडी का, ये आपका अपने बॉडी का है। लेकिन जो भी बाहर से इंटर हो रहा है वो फॉरेन बन जाता है। चाहे वो आपका खाना हो, आपकी रोटी हो, आपका सालन हो, कोई भी चीज़ फॉरेन पार्टिकल बन जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये म्यूकस और जो सेल या जो छोटे छोटे बाल है, ये क्या करते? फिल्टर करते, हवा को छानते। किस काम के लिए छानते हैं? टू प्रिवेंट, ताकि हिफाजत करे। किस चीज़ से हिफाजत करे? द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि आप हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बाहर वाला पार्टिकल इंटर न कर जाए। और उसमें स्पेशली किसका नाम लिया जा रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले भी बताया हुआ है, वो छोटे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, वायरस बैक्टीरिया की बात हो रही है, कि वो इंटर न कर जाए। या उसके अलावा डस्ट पार्टिकल, गर्द गुबार हमारे बॉडी के अंदर एंट्री न दे। एंट्री का मतलब ये नहीं होता कि नोज़ से बाहर रोकेंगे, नहीं, नोज़ के अंदर फिल्टर होंगे, लेकिन फर्दर आगे नहीं जाएंगे, आपके लंग्स तक नहीं पहुंचेंगे। एंड पार्टिकुलेट मैटर, या इस टाइप का मैटर जो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है,
वो हवा में जो मौजूद होता है वो भी अंदर नहीं जा सकता। इनसाइड द रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा। द म्यूकस आल्सो हेल्प्स इन मॉइस्चरिंग द एयर। म्यूकस का एक काम क्या हो गया, वो तो फिल्ट्रेशन वाला काम हो गया। कौन सा काम हो गया? फिल्ट्रेशन वाला काम हो गया। दूसरा काम कौन सा हो गया? मॉइस्चरिंग द एयर। जो हवा इंटर हो रही है यहाँ से, उस हवा को क्या कर लेता है? नमदार बनाना। क्या करना? मॉइस्चर, नमदार करना, गीला करना। उसको गीला कर लेता है, नमदार बना लेता है। सेलिया मूव द ट्रिप्ड सब्सटेंस टू द फेरिंग्स फॉर द रिमूवल। जो सब्सटेंसेस यहाँ पे ट्रिप हो जाती है, फंस जाती है, वो सब्सटेंसेस नेक्स्ट कहाँ पे भेजते? किसकी तरफ भेजते? फेरिंग्स। किसकी तरफ? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स कौन सी, आगे भी हम पढ़ेंगे टॉपिक फेरिंग्स के हवाले से, कि फेरिंग्स वो पार्ट होता है जहाँ पे नॉर्मली आपका नोज का इंटरनल हिस्सा और माउथ का, आपके मुंह का इंटरनल हिस्सा जहाँ पे मिलती है, एक जगह पे मिलती है, वो हमारे पास क्या होता है? वो फेरिंग्स एरिया है। तो सेलिया क्या करती है? जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो एंट्रिप सब्सटेंसेस को क्या करती है? बेचती है। किसकी तरफ बेचती है? फेरिंग्स की तरफ। और किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए? फॉर द रिमूवल, वहाँ से हटाने के लिए। अंडरनीथ द म्यूकस membrane there are blood capillary that help to warm the air to about 30 degrees centigrade depending upon the external temperature। वो कह रहे हैं कि अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन, देखो ये जो रेड लाइन था आपके पास, ये कौन सा था आपके पास? ये म्यूकस मेम्ब्रेन का था। इस अंडरनीथ का मतलब क्या है? नीचे। इस म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे, देखो ये नीचे, ये हम नेजल कैविटी के अंदर है, इसके नीचे अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे देयर इज अ ब्लड कैपिलरी। यहाँ पे क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरी होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरी भी होते हैं इसके नीचे। ठीक है, ब्लड कैपिलरी होते हैं, जिसका काम क्या होता है? दैट हेल्प टू वार्म, जिसका काम ये होता है कि इस पार्ट को जब हवा इसके साथ लगती है अंदर नेजल कैविटी में, तो वो हवा क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करते हैं? 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार ये होता है कि जिस तरह गर्मी के मौसम में होता है, यहाँ पे तो उसने क्या लिखा हुआ है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। कभी कभार इस तरह होता है जिस तरह आजकल का मौसम है कि वो टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, 40 होता है फॉर एग्जांपल, या 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। जब आप बाहर वाला टेम्परेचर खुद बहुत 35 हो या खुद बहुत क्या हो? 40 हो, तो फिर उसको गर्म करने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती, क्योंकि 35 क्या है? 30 से अबव है। 40 क्या है? 40 क्या है? 30 से अबव है। तो यहाँ पे आपको समझा रहे कि इसी म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है? कैपिलरी होते हैं। और उसका काम क्या होता है? जो नॉर्मली ठंड के मौसम में जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं बॉडी के अंदर, उसको क्या करते? वार्म अप करते, उसको गर्म बनाते। अब कैपिलरी कौन सी चीज़ है? नॉर्मली प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है नॉर्मली दो चीज़ों के हवाले से। एक जो आपके पास होता है वो कौन सी चीज़ होती है? आर्टरी। एक जो दूसरी कौन सी होती है? वेन। आर्टरी नॉर्मली जो आपके पास होता है वो कौन सा, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में हम क्या कहते हैं? रग कहते हैं, रग। आर्टरी जो होता है नॉर्मली वो क्या करता है? वो हार्ट से जो साफ खून होता है, प्योरीफाइड ब्लड होता है, वो उसको लेके जाता है आपके बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन तक, मुख्तलिफ सेल तक, हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचाता है। ये काम किसका होता है? आर्टरी का काम होता है। तो मतलब क्या है दूसरे लफ्ज़ों में, कि दिल से खून ले जाने वाला जो रग होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं।
जब इस खून के अंदर ऑक्सीजन हो गया या ग्लूकोज हो गया, जब हर एक सेल तक मौत वहाँ पे पहुँच जाता है, तो ये ब्लड जो होता है दोबारा नीचे जब पहुँच जाता है वापस आना स्टार्ट कर लेता है। किस तरफ वापस आना स्टार्ट कर लेते हैं? दोबारा हार्ट की तरफ। फिर हार्ट से ये पूरा हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जनरल स्केच आपको सिर्फ दे रहा हूँ। फिर उस हार्ट से किसकी तरफ? लंग्स की तरफ। तो ये जब आपके बॉडी के हर एक पार्ट से वापस कलेक्ट हो रही है, वापस आ रही है, तो यहाँ तक आप कह सकते हो ये एरिया जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ पे, समझ लो कि इसको काट लो। तो यहाँ तक समझ लो कि खून देने वाला जो सिस्टम है वो आर्टरी कर रहा है। अब जो वापस खून जिस रग में आ रहा है उस रग को हम क्या कहते हैं? वेन कहते। क्या कहते? वेन का नाम देते। तो इस वेन के ज़रिए फिर ये जो जिसमें क्या होता है, पूरा प्योरीफाइड ब्लड नहीं होता, ये वापस आके किसकी तरफ वो ब्लड जाती है? वो हार्ट की तरफ जाती है। फिर उसकी प्योरीफिकेशन के लिए, प्योरीफिकेशन से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि वो गंदा खून होता है, यहाँ पे मतलब ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मकदार क्या होती है? कम होती है। तो ऑक्सीजन के हवाले से, ऑक्सीजन वहाँ पे उसकी मकदार मिलाने के लिए उसको कहाँ पे भेजा जाता है? फिर हार्ट्स की तरफ से लंग्स भेजा जाता है। फिर लंग्स में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए ऑक्सीजन वहाँ पे मिल जाता है। फिर लंग्स से दोबारा किसकी तरफ आता है? हार्ट्स की तरफ आता है। फिर आर्टरी के ज़रिए उसको भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो पॉइंट कौन सा है? कैपिलरीज है। ये सारा स्केच समझाने इसलिए था कि आपको कैपिलरी की समझ आ जाए। ये जो आपके पास आर्टरी है, ये देखो इसका साइज बड़ा है, जबकि वेन का भी साइज क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन जब आर्टरी का साइज कितना हो जाता है? 1 मिलीमीटर, बहुत छोटा हो जाता है। ये देखो इसके मुकाबले में छोटा है, होता ये आर्टरी है, लेकिन जब इसका साइज क्या हो जाता है? बहुत छोटा हो जाता है। और इसका जो बाहर वाला लेयर है, बाहर वाला मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाता है? थिन हो जाता है, नरम होता है। जब छोटा भी हो गया और मेम्ब्रेन भी क्या हो गया? नरम हो गया, तब इसको हम क्या कह सकते? कैपिलरी कहते। तब इसको हम क्या कहते? कैपिलरी का नाम देते। अदरवाइज इसको कैपिलरी हम नहीं कहते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कैपिलरी जो है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के बिहाइंड होते हैं, उसके नीचे होते, बेनीट होते हैं, इस तरह अंडरनीट होते हैं, वो क्या करते बेसिकली? वो उस एयर को वार्म करने वाला काम करते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि इस कैपिलरी में जो गर्माइश है वो कहाँ से आती है? वो हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है उसका इंटरनल टेम्परेचर कितना है? कितना टेम्परेचर है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो आपके ब्लड जो है, खून जो है, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड गर्म रहते हैं? आपका खून जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो क्या होता है? वो गर्म होता है। तो कैपिलरी के अंदर क्या आता है? ब्लड होता है। वो ब्लड क्या करता है? वो उस एयर को वार्म कर लेता है, क्योंकि उस ब्लड के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर